ओ, आप सबका हमारे YouTube चैनल उमा एकेडमिक लिटरेचर एकेडमी में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, आप सबका आज हम लोग पढ़ेंगे कन्नौज का यशोव वर्मन। ठीक है, इसके लिए जो स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वाक्पति। कवि इनके दरबारी कहते हैं वाक्पति। इनकी पुस्तक है गौड़ वहु। गौड़ वहु यशोव वर्मन के बारे में जानने के लिए उसके दरबार में रहने वाले कवि गौड़ वहु की पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। और भी कई ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे पुस्तकें हैं जो उसके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, इनमें मुख्य हमारे वाक्पति गौड़ वहु हैं। पुस्तक कल्हड़ की राज तरंगिणी। कल्हड़ से भी हमको पता चलता है राज तरंगिणी सेकंड है, कल्हड़ की राज तरंगिणी। और माणिक्य सूरी जैन लेखक हैं माणिक्य सूरी। इनका ग्रंथ है बप्प भट्ट चरित। राजशेखर का प्रबंध कोश, शेखर का प्रबंध कोश। प्रबंध कोश राजशेखर प्रबंध कोश। प्रभाचंद्र का प्रभावक चरित्र। इधर देखिए, प्रभाचंद्र जैन लेखक हुए हैं प्रभाचंद्र। इनका ग्रंथ है प्रभावक चरित। प्रभावक चरित। एक और ग्रंथ है चचनामा। चचनामा में भी हर्षोत्तर काल का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, नालंदा पंजाब और कश्मीर। पंजाब और कश्मीर से प्राप्त कुछ मुद्राएं। मुद्राएं, ठीक है। इतने ग्रंथ और कुछ मुद्राएं जो कि नालंदा, पंजाब और कश्मीर से प्राप्त हुई हैं। और चचनामा फारसी ग्रंथ है जिसमें हर्षोत्तर काल का इतिहास पता चलता है। हर्षोत्तर काल का इतिहास। तो ये सब कुछ ऐसे ग्रंथ दिए गए हैं जिनसे हम यशोव वर्मा के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के पश्चात, यहां पर ये समझ लीजिए कि हर्षवर्धन के पश्चात कन्नौज का गौरव कुछ समय के लिए धूमिल हो गया था। शीघ्र ही यशोव वर्मन ने कन्नौज पर अधिकार करके उसके पूर्व गौरव को पुनर्जीवित किया। जैसे हर्षवर्धन के समय में पूरा उत्तर भारत
एक बंधन में बंध गया था, राजनीतिक बंधन में बंधा हुआ था, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में था। और राजा हर्षवर्धन का नाम सभी लोग जानते हैं, कि हम जानते हैं कितनी उनकी प्रभावशाली व्यवस्था थी राजनीतिक। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद समाज में अराजकता फैली हुई और यहाँ पे काफी ज्यादा विभिन्न हलचलें हुई, जिसमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तो ऐसे समय में ऐसा माना जाता है कि मौखरी वंश से या मौखरियों के परिवार से शायद संभवतः कोई व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और यशोवर्मा नामक युवक आया और उसने राज्य गद्दी को संभाला यहाँ पर। अब इनके बारे में, इनका समय 8वीं शताब्दी का प्रारंभ था। हर्ष की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगभग हो रही थी। और लगभग 70 वर्ष तक यहाँ पर अराजकता का माहौल रहा। 8वीं शताब्दी में यशोवर्मन ने शासन को संभाला। ठीक है, उसकी राज्यसभा के प्राकृत भाषा के कवि, हमारे देश में प्राचीन काल में संस्कृत, हिंदी के अलावा प्राचीन काल में बोली जाने वाली जो भाषाएं थी, लिपिबद्ध होती थी, वो पाली थी, जिनमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, और प्राकृत में जैन और अन्य ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, तो जो प्राकृत भाषा के कवि थे, वाकपतिराज ने गौड़ वहो नामक एक महाकाव्य लिखा, ऊपर आपको दिखाया गया है, जिससे उसके विषयों और सैन्य सफलताओं पर महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, इस ग्रंथ में 1209 श्लोक हैं जो आर्या छंद में लिखे गए हैं। इस ग्रंथ के संपादक S.C. पंडित का कहना है कि गौड़ वहो की रचना यशोवर्मा की मृत्यु के बाद की गई। गौड़ वहो के नाम से अभिप्राय यह निकलता है कि यशोवर्मन द्वारा गौड़ की विजय, गौड़ किसको कहते हैं? बंगाल को, बंगाल के प्रदेश को प्राचीन काल में गौड़ भी कहा जाता था। तो जब बंगाल की जो विजय थी यशोवर्मन के द्वारा, उसी पर ये महाकाव्य लिखा गया, ये काव्य लिखा गया, जिसको हमने गौड़ वहो के नाम से हमने जाना। तथापि इसमें फिर भी वो कहते हैं कि इसका नाम जरूर रहता है, लेकिन इसमें सैन्य सफलताओं का उसके अधिक वर्णन है, जबकि गौड़ विजय का अंत में केवल उल्लेख भर कर दिया गया है। ठीक है, पूर्व में यशोवर्मन बंगाल तक अपनी विजय वाहिनी लेकर गया और गौड़ाधिपति को युद्ध में पराजित कर दिया, ये लिखा हुआ है वहां पर। तो एक तो ये हमारे पास बहुत बड़ा प्रमाण है यशोवर्मन का, गौड़ वहो। दूसरा आता है आपका कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ की राजतरंगिणी यशोवर्मा और कश्मीर के राजा ललितादित्य के संबंध में उनके बीच हुए युद्ध पर प्रकाश डालती है। ललितादित्य और यशोवर्मा के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिस पर वो प्रकाश डालती है कल्हड़ की राजतरंगिणी। इससे भी हमको यशोवर्मा के बारे में कुछ सूचना अवश्य ही मिल जाती है। इसके अतिरिक्त माणिक्य सूर्य द्वारा रचित भक्त सूर्य चरित, राजशेखर का प्रबंध कोश, प्रभात चंद्र का प्रभावक चरित और जिन प्रभु सूर्य के तीर्थ कल्प से भी यशोवर्मा के विषय में कुछ तथ्य ज्ञात होते हैं। चचनामा में हर्षोत्तर काल का इतिहास वर्णित है। नालंदा से प्राप्त एक अभिलेख में यशोवर्म देव नामक राजा का उल्लेख हुआ है, जिसका समीकरण यशोवर्मा से ही किया जाता है। अब यशोवर्मा की कुछ मुद्राएं भी पंजाब और कश्मीर से प्राप्त हुई हैं। यशोवर्मन के काल में भारत आने वाले कोरियाई बौद्ध भिक्षु हुई चाओ का विवरण भी महत्वपूर्ण है। इसने 726-27 ईस्वी में कन्नौज की यात्रा की थी और इसने यशोवर्मन को मध्य भारत का शासक बताया है। अब इन पे अगर इनके वंश पर हम देखें कि किस वंश के थे, तो इस पर कौन प्रकाश डालता है? यशोवर्मा किस वंश के थे, ये विद्वान आज तक निश्चित नहीं कर पाए हैं कि किस वंश के थे। कुछ विद्वान, जिसमें आरसी मजूमदार और आर त्रिपाठी हैं, उन्होंने उसे अज्ञात कुल का माना है, उसके कुल का पता नहीं है। जैन ग्रंथों में उसे मौर्य कहा गया है। जैन ग्रंथ कहते हैं कि वो मौर्यों के वंशज थे।
बप्प भट्ट सूर्य चरित में उल्लिखित है कि यशोवर्मा का जन्म चंद्रगुप्त के प्रतिष्ठित वंश में हुआ था, जबकि आधुनिक विद्वान अंग्रेजों के समय जो विद्वान थे कनिंघम, ये हमारे पुरातत्व विभाग के निदेशक भी थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक भी हो चुके हैं, और उन्होंने भरहुत स्तूप पर 7 वॉल्यूम में बहुत अच्छा वर्णन भरहुत स्तूप तक किया है, इसकी खोज क्यों है। तो कनिंघम ने यशोवर्मा को मौखरी माना है। आयंगर, वैद्य, पायर, बुद्ध प्रकाश, श्री राम गोयल आदि भी उसे, इसके हम कह सकते हैं कि अधिकतर आधुनिक विद्वान उसे मौखरी ही मानते हैं, कि मौखरी वंश का ही मानते हैं। गौड़ गुहों में यशोवर्मा को कहा गया है कि रजनी रमण। रजनी रमण कौन होता है? रजनी माने होता है रात्रि, और रमण मतलब रात्रि में रमण करने वाला, रमने वाला या घूमने वाला, भ्रमण करने वाला। रजनी रमण अर्थात चंद्रमा। रात्रि में किसका शासन होता है? चंद्रमा का होता है शासन। दिन में सूर्य का प्रभाव रहता है, सूर्य यात्रा करते हैं संसार की, और रात में चंद्रमा, तो उसे रजनी रमण वंश में उत्पन्न कहा गया है। तो मौखरी भी चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौखरी चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। हर्ष की मृत्यु के पश्चात मौखरियों ने कन्नौज पर फिर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार प्रकाश में यशोवर्मा को मौखरी होने की संभावना प्रबल हो जाती है। हम जानते हैं कि हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था, जहां उसकी बहन राजश्री पूर्व में ब्याही थी। राजश्री के पति ग्रहवर्मा को शशांक और मालव शासक देवगुप्त ने मिलकर मार डाला था। बंगाल के राजा शशांक ने इनको मार डाला था, जिसमें राजश्री मरने के जेल से छूटकर, कारागार से छूटकर वो विंध्य की पहाड़ियों में चली गई थी। वहां वो अपनी आत्महत्या या अपने आप को सती होने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। उसी समय हर्ष ने उनको ढूंढ निकाला, और सबके परिवार, पूरे परिवार के रिक्वेस्ट के बाद, कह सकते हैं कहने के बाद, उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाना स्वीकार कर लिया था। उसके पहले हर्ष श्रीकंठ जनपद का राजा था, जो आज कल के हरियाणा में स्थित है। वहां था जहां उसके पिता और भाई राजा थे, वो भी, उसका भी वही राज्य अभिषेक हुआ, लेकिन यहाँ पर बहन के अनुरोध पर, और उसने कन्नौज का राज्य स्वीकार किया था। और यहाँ से पूरे भारतवर्ष को वो देख भी सकता था, कवर भी कर सकता था, उस पर अपना प्रभाव भी बराबर बनाए रख सकता था। तो अब इसी वंश में हर्ष के कोई, क्योंकि पुत्र था नहीं, उसकी पुत्री थी, पुत्र नहीं था, तो उसके बाद अराजकता का एक माहौल हो गया। लगभग 70 वर्षों तक अराजकता का माहौल रहा, और फिर हम देखते हैं 70 वर्ष बाद यशोवर्मा नाम के एक राजा हमको दिखाई पड़ता है, जो राजनीतिक इतिहास में एक नक्षत्र के समान, देदीप्यमान नक्षत्र के समान चमक रहा था। ठीक है। चचनामा नामक ग्रंथ, जिसमें हर्षोत्तर काल का इतिहास वर्णित है, उसने कन्नौज के 4 राजाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जो चचनामा है, ऊपर लिखा हुआ है, चचनामा में कहा गया है कि हर्ष की मृत्यु के बाद 70 वर्षों तक अराजकता का माहौल था। इसमें कुछ राजाओं ने राज्य किया, छोटे छोटे राजाओं ने गद्दी पर बैठे और राज्य किया, जिसमें हरचंद्र अंतिम है। हरचंद्र को हम हरिश्चंद्र भी कह सकते हैं, वह अंतिम राजा है। उसका समय यशोवर्मा के अत्यंत करीब ठहरता है। इस आधार पर यशोवर्मा को हम लोग हरिश्चंद्र का पुत्र या उसका उत्तराधिकारी मान सकते हैं। ठीक है। इनकी तिथि अब देख लेते हैं, इनकी डेट क्या है। यशोवर्मा कश्मीर के शासक ललितादित्य का समकालीन था। इसी समय कश्मीर में एक महान राजा हुआ हमारे देश में, जिसको हम ललितादित्य मुक्तापीड के नाम से जानते हैं। ठीक है। और उसने यशोवर्मा को भी पराजित किया था। राजतरंगिणी का कथन है कि ललितादित्य ने 695 ईस्वी में शासन प्रारंभ किया था। इसका शासनकाल 36 वर्ष 7 माह 11 दिन का, अर्थात 731 से 732 ईस्वी था। विद्वान इसमें 30 वर्ष और जोड़ने का सुझाव देते हैं। अतः उसका शासनकाल 725 से 760 ईस्वी तक माना जाता है, इसका ललितादित्य का। ठीक है। 725 से 760 ईस्वी का काल माना जाता, 8वीं शताब्दी का काल है, और 725 से 760 ईस्वी तक ललितादित्य मुक्तापीड का काल है। और ये यशोवर्मा हमारे, ये उसके समकालीन है। ठीक है। तो यशोवर्मा ने भी ऐसा मानते हैं कि इसी के आसपास शासन कन्नौज में किया होगा। ठीक है। एक चीनी साक्ष्य के अनुसार
मध्य भारत के राजा यी शाफूमो, यी शाफूमो अर्थात यशोवर्मा, ठीक है, इसका हिंदी अर्थ निकलता है यशोवर्मा ने 731 ईस्वी में अपने एक बौद्ध मंत्री को चीन के सम्राट के पास भेजा था। हम जानते हैं कि ललितादित्य ने और यशोवर्मा ने दोनों ने मिलकर ही तिब्बत में तिब्बतियों को भारत आने से रोका था और अपने एक दूत मंडल को चीन के सम्राट भेजा था, चीन के सम्राट के पास भेजा था। हालांकि चीन के सम्राट ने उसकी इन लोगों की कोई मदद नहीं की, कोई सहायता नहीं की, लेकिन फिर भी उसने इसको स्वीकार किया और साधुवाद दिया और इन्हें सम्राट घोषित किया, अपनी तरफ से मान लिया। अधिकांश जैन लेखकों ने लिखा है कि वह 743 ईस्वी में राज्य कर रहा था। क्योंकि दुविधा में है इनकी डेट, तो ग्रंथों से ही हमें इसका देखना पड़ रहा है। तो जैन ग्रंथों में कह रहे हैं 743 ईस्वी में वह राज्य कर रहा था। और ललितादित्य की कितनी है थी? 725 से 760 है, यानी इसी के बीच में आती है 743, वो भी उसी का समकालीन था, उस समय वो राज्य कर रहा था। प्रबंध कोश के ग्रंथकार राजशेखर का कहना है कि बप्पा भट्ट नामक एक जैन संत ने यशोवर्धन के पुत्र तथा आमा राज को 750 ईस्वी में जैन धर्म में दीक्षित किया। डॉक्टर स्मिथ का कहना है कि यशोवर्मन ने 728 और 745 ईस्वी के मध्य शासन किया, तो जबकि डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी उसे 725 और 752 ईस्वी के बीच का मानते हैं और यही मत अधिक मान्य है। तो हम कह सकते हैं कि यशोवर्मा ने 725 से 752 ईस्वी के बीच में राज्य किया होगा। क्योंकि इसमें कई मत हैं, इसलिए इसी तिथि को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त की गई है। अब हम देख लेते हैं यशोवर्मन का विजय अभियान। गौडगोह के लेखक यशोवर्मन की विजय यात्रा का वर्णन किया है गौडगोह में वाकपति राज ने। उसके अनुसार यशोवर्मन ने दक्षिण पूर्वी भाग से प्रस्थान किया और कन्नौज से चलकर, क्योंकि कन्नौज का राजा था, तो कन्नौज से चलकर बीच के प्रदेशों को जीतता हुआ कानपुर, फतेहपुर और प्रयाग होता हुआ मिर्जापुर पहुंचा। वाकपति लिखता है कि उसने बंग के राजा को पराजित किया जिसके पास एक बड़ी सेना थी। डॉक्टर बसाक का अनुमान है कि यह राजा खड्गवंश का रामराज भट्ट रहा होगा। खड्गवंश बंगाल में था और डॉक्टर बसाक का कथन है कि इस राजा का नाम रामराज भट्ट रहा होगा, जिसको उसने पराजित किया यशोवर्मा ने। कवि ने लिखा है कि इसके बाद यशोवर्मन ने मलय पर्वत, अब मलय पर्वत कहाँ है? ये दक्षिण भारत में आप आ जाइए, सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री की पहाड़ियों को ही मलय पर्वत कहते हैं, जहाँ चंदन के वृक्ष हैं और जिनसे सदैव चंदन की सुगंध हवा चलने पर निकलती रहती है, इसलिए उसको मलयागिरी, लोग कहते हैं ना, मलयागिरी का चंदन ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा खुशबू देता है। तो दक्षिणी सह्याद्री की पहाड़ियों को पार कर दक्षिण के किसी राजा को अधीन किया और उसकी सेना समुद्र तट तक पहुंची। यशोवर्मन एक महान विजेता था जिसने मगध और गौड़ देश की विजय कर उत्तर गुप्त वंश का अंत किया। ठीक है, मगध में अभी गुप्तों के बाद उत्तर गुप्त वंश का शासन चल रहा था। एक तो महान गुप्त वंश हमारे हुआ, उसके बाद उत्तर गुप्त वंश का शासन हुआ, जो जिनके समकालीन हमारे देश में कन्नौज में मौखरी राज हुआ करते थे। तो उसमें आदित्य सेन का अक्षर अभिलेख बड़ा प्रसिद्ध है और कई महासेन गुप्त, जीवित गुप्त, प्रथम जीवित गुप्त, द्वितीय आदि बहुत से राजा उसमें हुए। तो मिर्जापुर से यशोवर्मन, इसी समय यहाँ पर मौखरियों के तरफ से यशोवर्मा आ गया शासन में और उत्तर गुप्त वंश अभी मगध में शासन कर रहा था। तो उसने मगध की विजय कैसे की ये देखना है। मिर्जापुर से यशोवर्मन ने मगध की ओर प्रस्थान किया। इस समय मगध और गौड़ एक ही साम्राज्य में थे, यानी जिसके पास बंगाल होता था उसके पास बिहार भी होता था। तो मगध और गौड़, गौड़ में का अर्थ है बंगाल। ठीक है, संभवतः मगध में इस समय जीवित गुप्त द्वितीय राज्य कर रहा था। वह यशोवर्मन के हाथों पराजित हुआ। अब यशोवर्मन ने पूर्वी बंगाल पर आक्रमण किया, यानी गौड़ पर आक्रमण किया। कवि के अनुसार ये वाकपति का वर्णन है जो हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मगध के
मगध और मगध के गौड़ विजय के पश्चात, मगध की विजय और गौड़ विजय के पश्चात यशोवर्मा ने पूर्वी बंगाल के खड्गवंशीय राजा रामराज से लोहा लिया और उसे मार डाला। इसके पश्चात उसने समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया जो पेड़ों से आच्छादित था। संभवतः नारियल, इलायची वगैरह के सुगंधित पौधे थे वहां पर, जो पेड़ों से आच्छादित था और इलायची के पौधों से सुगंधित था। वह ताड़ वृक्षों से विस्तृत खेतों में घूमा। बंगाल में ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। विस्तृत खेतों में घूमा। उसके राजप्रसाद की महिलाओं को उसने सेविका बनाया या उनसे अपना पंखा करवाया, चंवर डुलवाया। ठीक, यह कवि का वर्णन है। तो उसने इस तरह से गौड़ की विजय की। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम गौड़ वहो रखा गया है। वहो का अर्थ होता है विजय, गौड़ का अर्थ है बंगाल, बंगाल की विजय। इसके बाद उसने कुछ छोटी मोटी और भी अन्य विजय की, जिसमें यशोवर्मन काफी घूमता हुआ, इसके बाद गौड़ विजय के बाद घूमता हुआ नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा और मरुदेश होते हुए, मरुदेश थानेश्वर आया। मरुदेश किसको कहते हैं? राजस्थान, जहां पर रेगिस्तान है। ठीक है, होते हुए थानेश्वर आया। थानेश्वर अर्थात हरियाणा, जहां पर उसका हर्षवर्धन का पूर्व वंश रह चुका था। वहां अपना सिक्का जमाते हुए फिर वह पूरब की ओर अयोध्या में बढ़ा, वापस आया और तत्पश्चात मंदार पर्वत के निवासियों को अपने अधीन कर लिया। फिर अपनी राजधानी वापस आया। डॉक्टर त्रिपाठी गौड़ वहो के इस वर्णन को काव्यात्मक मानते हैं। उनका कहना है कि ये काव्यात्मक वर्णन है जिसमें बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में उसको महान विजेता अधिक बताया गया है। जबकि डॉक्टर स्मिथ इसे ऐतिहासिक मानते हैं। डॉक्टर स्मिथ कहते हैं नहीं, ये है और ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं। यशोवर्मन के बारे में चंदेल वंशीय राजा के खजुराहो लेख से भी कुछ प्रकाश पड़ता है। अब इसके पश्चात हम आते हैं ललितादित्य। कश्मीर के राजा ललितादित्य से इनकी मित्रता और फिर कटुता या युद्ध हुआ, उस पर हम देखते हैं क्या कैसे हुआ। डॉक्टर त्रिपाठी कहते हैं कि कन्नौज पर ललितादित्य के आक्रमणों की तिथि 723 है। वो मानते हैं कि 723 ईस्वी में ललितादित्य ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इतिहासकारों का मत है कि इस विजय के बाद ललितादित्य वापस लौट गया था, अर्थात ललितादित्य ने यहाँ पर यशोवर्मन को हराया। कल्हण लिखता है कि ललितादित्य द्वारा आक्रमण किए जाने पर कान्यकुब्ज के विचारशील राजा ने देदीप्यमान ललितादित्य मुक्तापीड़ को अपनी पीठ दिखाई। पीठ दिखाई मतलब वहां से भागा हो, किंतु बाद में उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। पहले तो वो डर गया, अपनी जान बचाकर भागा, और बाद में उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसने मान लिया कि आप महान हैं, आप बड़े हैं हमसे ललितादित्य, और हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। कुछ और भी हमारे पास विवरण है। औकांग चीनी विवरण है कि यात्रा विवरणों में लिखा है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ ने मध्य भारत के शासक यशोवर्मन से मिलकर, अब देखिए एक तरफ तो युद्ध भी हुआ, दूसरी तरफ दोनों में मित्रता भी हुई। तो यशोवर्मन के साथ मिलकर ललितादित्य ने तिब्बत की तरफ जाने वाले 5 दर्रों के रास्तों को रोका। खैबर, जैसे हमारे यहाँ पश्चिम में खैबर दर्रा, बोलन दर्रा है। दर्रा मीन्स पहाड़ों के बीच की दरार, जिसमें रास्ते बने होते हैं, और जिससे ही पश्चिम से हमारे यहाँ ज्यादातर आक्रमणकारी इन्हीं दर्रों के माध्यम से भारत में घुस आए। दर्रों की रक्षा ठीक से सेना ने नहीं की, नहीं तो हमारे यहाँ कभी बाहरी लोग आक्रमण करके घुस नहीं सकते थे। ठीक है, इसी तरह पूर्व की ओर भी तिब्बत जाने वाले रास्तों की तरफ भी कई दर्रे हैं, जिनको, जैसे नाथुला दर्रा बड़ा प्रसिद्ध है इस समय, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते समय नाथुला दर्रा नामक रास्ता पड़ता है। इस तरह 5 दर्रे और थे जिन रास्तों को उसने रोका कि तिब्बती लोग हमारे देश में, चीनी या तिब्बती लोग हमारे देश में आक्रमण ना कर पाए, घुस ना पाए। तो ये काम उन्होंने सीमा पर बहुत सुंदर किया, दोनों ने मिलकर। राज सरंगिणी का कथन है कि इस युद्ध के बाद ही उसने पूरब की ओर गौड़ तथा अन्य प्रदेशों की यात्रा की। उसने कहा पहले ललितादित्य से उसका युद्ध भी हुआ और मित्रता भी, अधीनता भी स्वीकार की। उसके बाद उसने
पूर्व की ओर प्रस्थान किया, जहां पर उसने बंगाल विजय या गौड़ विजय की। ललितादित्य की मुद्राओं का एक ढेर उत्तर प्रदेश के बांदा के समीप पाया गया है। बांदा कहां पर है? जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, उसको वहीं पर उसी के अंतर्गत बांदा जिला आता है। और यहाँ पर झांसी, बांदा, ये सब मिलकर बुंदेलखंड के क्षेत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर ललितादित्य की सेनाएं आई, और जब सेनाएं चलती हैं तो साथ में धन भी चलता है, उनके साथ धन चलता है, रसद चलता है, बहुत कुछ चलता है। तो बाकी चीजें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन सिक्के वगैरह पड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बहुत से सिक्कों का ढेर मिला है, जो ये प्रमाणित करता है कि ललितादित्य यहाँ तक बांदा जिले तक आया था, उसकी सेना आई थी और उसने कनौज के राजा से युद्ध किया होगा। ठीक है, प्रतीत होता है कि उसकी विजय सेना ने वहां आवास किया था। डॉक्टर स्टीन का विचार है कि यह पराजय 736 ईस्वी के बहुत बाद में हुई। स्मिथ ने निश्चित रूप से इस पराजय की तिथि ललितादित्य से जो यशोवर्मा हारे हैं उसकी तिथि 745 ईस्वी मानी है। ये हो गया। अब हम यशोवर्मन को पढ़ रहे हैं। तो यशोवर्मन ने और क्या क्या कार्य किए? उसने एक नगर की स्थापना की। मगध विजय के उपरांत यशोवर्मन ने एक नगर भी वहां पर स्थापित किया था। कनिंघम उसकी स्थापना आधुनिक बिहार में मानते हैं, जहां पर मगध, जो बिहार का आधुनिक बिहार का क्षेत्र है, वही प्राचीन काल में मगध कहलाता था। ठीक है, और चीलहार के अनुसार यह नगर धोसरावा नामक स्थान पर बसाया गया था। बिहार के या मगध के धोसरावा नामक स्थान पर यह नगर यशोवर्मा ने वहां पे एक बसाया हुआ था। यहीं पर बिहार में ही, मगध में ही नालंदा नामक स्थान पर नालंदा का लेख मिला है, जो यशोवर्मन का माना जाता है। एक उत्कीर्ण, प्रस्तर उत्कीर्ण, पत्थर पर उत्कीर्ण एक लेख मिला है, जिस पर तिथि अंकित नहीं है। राजा बालादित्य द्वारा निर्माण किए हुए एक मंदिर को दान देने के निमित्त यह लेख लिखा गया था। यशोवर्मा ने यह लेख इसलिए लिखाया था कि उसके पूर्व राजा बालादित्य द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था, जिसको इसने यशोवर्मा ने दान दिया था। ये उस बात, उस पर अभिलेख, शिलालेख पर, अभिलेख पर ये लिखाया गया था। इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में यशोवर्मन की प्रशंसा की गई है कि उसने तलवार के बल पर समस्त राजाओं के सिरों को अपने चरण में रखकर उत्कर्ष किया। सांस्कृतिक उन्नति, यहाँ पे गौड़वों ने थोड़ा अतिशयोक्ति उसकी ज्यादा ही प्रशंसा कर दी है। अब इनकी हम सांस्कृतिक उन्नति देखते हैं। यशोवर्मन के शासनकाल में कुछ सांस्कृतिक उन्नति हुई। उसके शासनकाल में वाक्पति नामक विद्वान ने गौड़वों की रचना की, जो प्राकृत भाषा का एक महान ग्रंथ माना जाता है। भवभूति भी उसकी राजसभा में था, जिसमें भवभूति की गणना हम जानते हैं कि संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ नाटककारों में की जाती है। संस्कृत में भवभूति का बहुत बड़ा नाम है, और उसने मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित, जो संस्कृत में जीए में पढ़ाया भी जाता है, नामक 3 श्रेष्ठ नाटकों का सृजन किया था। यशोवर्मन शिव का भक्त था संभवतः, और उसने कुछ मंदिरों का निर्माण भी कराया था। यशोवर्मन के उत्तराधिकारी, जिसमें आमराज, कुंदुक और भोज थे, इन लोगों ने 20 वर्ष तक राज्य किया, और उसके पश्चात उसके वंश का पतन हो गया। और कन्नौज पर, यशोवर्मा के पतन पर किसका राज्य हुआ? यहाँ पर कन्नौज पर आयुध वंश का राज्य हो गया। आयुध वंश में वज्रायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध नाम के राजा हुए हैं, जिन्होंने त्रिकोणात्मक संघर्ष में बाद में भाग लिया। पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के मध्य हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। तो आज यशोवर्मा का टॉपिक यहीं तक है। धन्यवाद।